दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी 2005 जो कि प्रत्येक टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो या बीएड की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इससे 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में फेस करने को मिलते हैं। तो चलिए क्यों ना आज इसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाए और प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि गणित के शिक्षण के लिए एनसीईआरटी का क्या दृष्टिकोण है, या विज्ञान शिक्षण के लिए एनसीईआरटी का क्या दृष्टिकोण है, या कह सकते हैं कि भाषा के लिए क्या दृष्टिकोण है। तो प्रत्येक उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, तो क्या है एनसीईआरटी, क्यों आया था, आखिर क्या ज़रूरत थी कि एनसीईआरटी को लागू किया या एनसीईआरटी आया। ठीक है, तो देखिएगा बालकों को क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। अब देखिए एनसीईआरटी का पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या होता है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इन्हीं विषयों पे यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दस्तावेज पारित किया गया या एक दस्तावेज का निर्माण किया गया, जो क्या कहलाया? एनसीईआरटी 2005। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसकी उत्पत्ति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। इससे जो है एनसीईआरटी 2005 का उदाहरण हुआ। किससे हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से एनसीईआरटी का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, पाठ्यचर्या की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है और ये विद्यालय शिक्षा का अब तक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है भारत में एनसीईआरटी के द्वारा 2005 में प्रकाशित चौथी पाठ्यचर्या ढांचा है। ठीक है, चौथी। इसके पहले जो है 3 पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था, या कह सकते हैं कि 3 पाठ्यचर्या प्रकाशित की गई थी। एक था 1975 में, एक 1988 में और एक 2000 में ढांचा का निर्माण किया गया था। लेकिन जो सबसे सफल ढांचा रहा है या जो सबसे सफल दस्तावेज रहा है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीईआरटी 2005, मार्गदर्शी सिद्धांत। एनसीईआरटी के क्या सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। तो एनसीईआरटी ने 5 सिद्धांत पे डिस्कस किया है, 5 सिद्धांत बताए हैं। तो आपके सामने ये कुछ फिगर ऐसे दिख रहा होगा। चलिए इसको समझते हैं क्या है। तो एनसीईआरटी देखिएगा, पहला इन्होंने बताया कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। जो ज्ञान है, ठीक है, बच्चों में जो ज्ञान का विकास, जो भी अगर ज्ञान दिया जा रहा है वो बच्चों के बाहरी जीवन से कनेक्ट हो। ठीक है, ताकि बच्चे उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकें, अपने भविष्य में उस ज्ञान का उपयोग कर सकें। तो पहला पॉइंट क्या है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, अभी आपको नीचे हिंदी में डिटेल बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इस डायग्राम को जो आपके सामने इमेज दिखाया गया है प्रिंसिपल का, उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद से है कि एनरिचिंग द क्यूरिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ठीक है, जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए वो पाठ्य वस्तु केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ये इनका दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा क्या है कि नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग
identity informed by caring concern within the democratic पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, देश के लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसके भीतर बच्चों में एक कैरिंग कंसर्न की जो है विकास होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति भी एक विकसित मतलब उनको विकसित करने के लिए उनको सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। कह सकते हैं कि राष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उनके पाठ्यचर्या में रखना चाहिए, जिससे बच्चों में जानकारी हो या फिर वो आस्थावान नागरिक बन सके। चलिए नेक्स्ट क्या है कि मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विथ क्लासरूम लाइफ। जो बच्चों का कक्षा कक्ष यानी कि जो क्लासरूम लाइफ है वो क्या होना चाहिए, उसमें कई प्रकार उसको एक्टिविटीज़ से जोड़नी चाहिए, गतिविधियों से जोड़नी चाहिए, और जो एग्जामिनेशन हो वो काफ़ी क्या होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको रुचि ले सके, बच्चे उसमें रुचि ले सके, ना कि उसको एग्जामिनेशन को कठोर बनाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट जो इनका प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि ensuring that learning shift अवे फ्रॉम रूट मेथड्स, यानी कि जो रटंत विधि है, ठीक है, जो रटने की विधि है उसको उस पर ना ध्यान केंद्रित करके कंसेप्चुअल बेस बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा आपने फिगर समझा। अब आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के टोटल 5 मार्गदर्शक सिद्धांत थे। कितने प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, 5 प्रिंसिपल। क्या क्या बताया उन्होंने, देखिएगा। पहले इन्होंने बताया कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, वही सेम चीज़, ताकि बच्चे उसका उपयोग कर सकें। उसके बाद से उन्होंने दूसरा बताया कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस होना चाहिए, ताकि ऐसा ज्ञान हो बच्चे उस पर अपना डिस्कशन कर सके, मनन करें, चिंतन करें, ऐसा होना चाहिए, ना कि वो रटने पे मात्र एक किताबी कीड़ा ना बने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे। ठीक है, जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए, क्यूरिकुलम होनी चाहिए, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। कक्षा कक्ष में एक्टिविटीज़, तरह तरह की एक्टिविटीज़ से जोड़ा जाए, एक्टिविटीज़ कराई जाए, और साथ ही साथ लचीला बनाया जाए, ताकि बच्चे उसमें रुचि ले सकें। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो है उचित इन्फॉर्मेशन अपने राष्ट्र के लिए, या कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति एक आस्थावान नागरिक बन सकें। अब देखिए, सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य जीवन और ज्ञान की दूरी को कम करना। क्या है, फिर से देखिए, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है कि जीवन और ज्ञान की दूरी को कम करना, अर्थात कि ज्ञान को ऐसे प्रोवाइड किया जाए, बच्चों को ऐसा ज्ञान प्रोवाइड किया जाए जो उनके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड हो, ना कि किताबी कीड़ा हो, ना कि वो बस किताब पढ़ लिया हो गया। ऐसा हो कि वो व्यवहारिक जीवन अपने जीवन में उपयोग में ला सके। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि विद्यार्थियों का चौमुखी विकास, यानी कि विकास बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है, हर प्रकार से बच्चों का विकास हो, अर्थात बच्चों में चौमुखी विकास हो, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। उसके बाद से देखिए कि जो पाठ्यचर्या यानी कि जो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ना कि वो शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होगा। अगर बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा तभी वो आसानी से सारी चीज़ों को सीख सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा भारत में किया गया था। किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, तथा इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक जो है प्रोफेसर कुमार कृष्ण के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में, कुमार कृष्ण के नेतृत्व में किया गया था। अब देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान। एनसीएफ 2005 का मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान, अर्थात कि बच्चों में आत्मज्ञान यानी कि सेल्फ नॉलेज। ठीक है, यानी कि आप
बच्चा अगर कोई भी ज्ञान ग्रहण कर रहा है तो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको हर मतलब बच्चों को अवसर मिले, सीधी शब्दों में कहें तो बच्चों को अवसर मिले ताकि वो अपनी बातों को जो है प्रकट कर सके, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके, अपनी जो है नॉलेज को अपने अकॉर्डिंग उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या विचार है, उसको वो प्रस्तुत कर सके। ये कहने का मतलब है, ठीक है। यानी कि बच्चों में आत्मज्ञान हो सके, विकसित हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एनसीएफ के अंग देखते हैं, या कह सकते हैं एनसीएफ के भाग। तो एनसीएफ को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एनसीएफ के अंग देखिए। तो पहला है परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ पे परिप्रेक्ष्य क्या है? तो परिप्रेक्ष्य यानी कि आप कह सकते हैं पर्सपेक्टिव। क्या? पर्सपेक्टिव। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दृष्टिकोण। यानी कि बच्चों में ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना जिससे वो आसानी से, यानी कि आसान शब्दों में अपने मतलब किसी भी वस्तु को देखें, यानी कि किसी वस्तु को आसान शब्दों में देखने का उनका नज़रिया हो, ऐसे परिप्रेक्ष्य का विकास करना, दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है कि सीखना व ज्ञान, ठीक है। तो बच्चों में सीखने और ज्ञान का विकास, ठीक है। दूसरा है कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है। उसके बाद से तीसरा जो भाग है वो है कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, जो कि अभी हमने देखा कि कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण होना चाहिए जो फ्लैक्सिबल हो, ठीक है, और गतिविधियों से जुड़ा हो, ठीक है। उसके बाद से व्यवस्थागत सुधार। तो ये रहा 5 एनसीएफ के भाग। अब हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव और उनकी विशेषताएं, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको, पीडीएफ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसने सुझाव, एनसीएफ 2005 ने क्या क्या सुझाव दिए या क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो प्राथमिक स्तर का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा। पहला इन्होंने सुझाव दिया कि जो प्राइमरी लेवल पे जो भाषा होना चाहिए शिक्षण का, वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, ताकि किसी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम ना हो या पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। शिक्षण सूत्र कैसा होना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अर्थात अज्ञात से ज्ञात की ओर का मतलब हो गया कि सब बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज आ गए, ठीक है। उसके बाद से मूर्त से अमूर्त, सेम चीज़, पहले वो चीज़ों को देख के समझता है, चिंतन करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके अंदर अमूर्त चिंतन की क्षमता आ जाती है। जैसे अमूर्त का मतलब कि वो अपने दिमाग में ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, अपने दिमाग में जो है चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, दैट इज़ अमूर्त, ठीक है। तो ये रहा शिक्षण सूत्र। अब देखिए कि बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। तो ऑब्वियसली बच्चों में अगर तनाव मुक्त वातावरण रहेगा, प्रदान किया जाएगा, तो बच्चे आसानी से, सरलता से सीख सकते हैं। सजा और पुरस्कार को सीमित रखना। तो इसका सुझाव क्या था कि सजा और पुरस्कार को सीमित रखना। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो ये नहीं कि आप एकदम से उसको सजा दे रहे हैं, उसको पेड़ पे उल्टा लटका दें, तो ये जो है सज़ा कुछ ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और पुरस्कार भी ये नहीं कि आप एकदम से जो है बहुत ज़्यादा पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं दे सकते। मतलब कि सज़ा और पुरस्कार दोनों का जो है एक बैलेंस, एक सीमित दायरा होना चाहिए, ठीक है। कहने का ये तात्पर्य है। उसके बाद से बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या। जो भी पाठ्यचर्या हो वो किस पे आधारित हो, बच्चों के विकास पे, बच्चों के चहुमुखी विकास पे आधारित होनी चाहिए। उसके बाद से समावेशी वातावरण। जी बिल्कुल, समावेशी वातावरण तो होनी ही चाहिए। क्लासरूम में एक समावेशी वातावरण का माहौल होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक जो है एक समान सीख सकता है, ठीक है। चलिए अब ये विशेष पॉइंट आपके लिए है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो प्रमुख सूत्र क्या है कि बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन।
यानी कि बिना बोझ के वो आराम से बच्चा सीखे और एकदम इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ सीखे। ठीक है, ये जो है प्रमुख सूत्र है एनसीएफ 2005 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अभी जब आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको एकदम सारा टॉपिक का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, अभी सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद से वन लाइनर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, शिक्षक के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं, एनसीएफ ने क्या कहा कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं, वो एक क्या है, सुगम करता है। अर्थात आप बस शिक्षक को ये नहीं कह सकते कि हाँ वो ज्ञान प्रदान करता है, अभी तो शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वो ज्ञान को ऐसी मतलब एग्जाम्पल के रूप में या फिर बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों तक पहुंचा सके, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ये कहने का जो है तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए, जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों के द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है उसको देखते हैं। तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग होती है। जी बिल्कुल, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कुछ बच्चे जो है एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे उसके बाद उनको समझ में आता है। तो जाहिर सी बात है, सीखने की प्रकृति सभी बच्चों में अलग अलग होती है। तो सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री या गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मतलब बच्चे जो है वो एक्टिविटी के आधार पे या फिर जो सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार अपने लिए अर्थ का जो है निर्माण करते हैं, कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, या सीधी शब्दों में, देसी शब्दों में कहें तो अपने अंदर जो है बिल्कुल जो है अपने भाषा में चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कि एनसीएफ 2005 में जो है भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है उसको देखते हैं। तो बच्चों में भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। देखिए एनसीएफ जो है वो क्या कहता है, एनसीएफ 2005 का कहना है कि जो बच्चों में समझने और अभिव्यक्त करने, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की क्षमता है वो जन्मजात होती है। जैसे बच्चा बहुत छोटे अगर बच्चे की बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप कुछ भी अगर बच्चे को बुलाते हैं तो वो नोटिस करने लगता है, आप किसी भी लैंग्वेज में बोलें। ठीक है, तो बच्चा भाषा समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, आई होप आप नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित को पढ़ाने के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या उद्देश्य है, आइए समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना। गणित को क्या बनाना, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभव के का हिस्सा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट उद्देश्य क्या है गणित को पढ़ाने का, कि तार्किक रूप से सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और स्पष्ट करने के लिए वांछित दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, अगर बच्चे को अगर गणित पढ़ाया जाएगा तो बच्चों के अंदर तार्किक विकास होगा, तार्किक रूप से वो बच्चा सोचेगा, तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा और स्पष्ट करने का उसके अंदर एक दृष्टिकोण विकसित होगा। ठीक है, तो ये जो है दूसरा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट क्या है कि समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें जो है अच्छे नियमों, यानी कि एक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत करें ताकि बच्चे को वो आसानी से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे सामान्य नियम लागू करने का यही मतलब है। चलिए आगे देखिए कि विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे कि आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करना। ठीक है, आरेख देखिए, गणित में आरेख, सूत्र, चार्ट और टेबल, मॉडल
तथा ग्राफ का उपयोग करने से बच्चों में गणित के प्रति एक इंटरेस्ट, एक रुचि बढ़ती है, रुचि का विकास होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि पढ़ाने के दौरान आप सूत्रों का प्रयोग करें, चार्ट, टेबल, मॉडल, ग्राफ का उपयोग करें। ठीक है, तो ये रहा बच्चों के गणित शिक्षण के लिए एनसीएफ का उद्देश्य। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, एनसीएफ का शिक्षण विज्ञान का उद्देश्य, तो विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना। तो पहला क्या है कि बच्चों में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि उनका ऐतिहासिक दृष्टिकोण डेवलप करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य है विज्ञान को पढ़ाने का। दूसरा क्या है कि प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित और सराहना करने के लिए जो है विज्ञान शिक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है कि पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त करना। यानी कि पेशेवर का तात्पर्य होगा कि अगर किसी ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए अगर व्यक्ति जा रहा है, उसमें प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी होना चाहिए, जो कि किससे संभव है? विज्ञान शिक्षण से संभव है। ठीक है, अब देखिए, कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंतन और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना, ये विज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण क्या है? उद्देश्य है। ठीक, सो फ्रेंड्स, ये रहा एनसीएफ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाए। और सो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।